हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेक इट इजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। बच्चों बार्क जो स्टिपेंडी ट्रेनिंग आपका एग्जाम है उसके लिए हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रही है वेल्डर ट्रेड के लिए, और आज चौथा सेशन से बच्चों तो शुरू करते हैं बच्चों। जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, जल्दी से बच्चों ऑनलाइन आ जाइए। और सभी बच्चों एक बार जरूर शेयर जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें। जल्दी से बच्चों लाइव आ जाइए। चलो बच्चों टाइम नहीं लेंगे ज्यादा, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका सब मर्ज आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग की विशेषता होती है हाई वेल्डिंग करंट, स्मूथ विद डीप पेनिट्रेशन, ऑल ऑफ दीज। जल्दी से बच्चों में राइट आंसर दीजिए। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग बच्चों हाई वेल्डिंग करंट, स्मूथ बीड, अच्छी स्पीड बीड बनती है, डीप पेनिट्रेशन में मिलता है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, राइट आंसर आ रहा है, सभी राइट आंसर आ रहा है बच्चों। राज बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दिस जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मिग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग के बारे में यहां पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिग वेल्डिंग के बारे में सही नहीं है? आर्क इज नॉट विजिबल टू द ऑपरेटर, हाई वेल्डिंग करंट, हाई स्पीड, नो स्लैग टू बी रिमूव्ड, साउंड वेल्ड। कौन सा बच्चों जल्दी से बताइए, जल्दी। आर्क इज नॉट विजिबल टू ऑपरेटर, हाई वेल्डिंग स्पीड, नो स्लैग टू बी रिमूव्ड, साउंड वेल्ड। जल्दी से बताइए बच्चों, राइट आंसर जल्दी से दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। Which of the following statement is not true about the MIG welding? बच्चों हाई वेल्डिंग स्पीड, नो स्लैग टू बी रिमूव्ड, साउंड वेल्ड, आर्क इज नॉट। नहीं बच्चों, मिग वेल्डिंग में आर्क विजिबल रहती है, आर्क जो है वो मेरी विजिबल रहती है, आर्क वेल्डिंग। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? ये आर्क इज नॉट विजिबल टू द ऑपरेटर, ये गलत कथन है मिग वेल्डिंग के लिए, क्योंकि आर्क यहां पर विजिबल रहती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश 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 रिफर टू हाउ फिलर मेटल इज डिपोजिटेड टू द बेस मेटल टू फॉर्म द वेल्ड बेड। ये पूछ रहा बच्चों, संदर्भ इनमें से संदर्भित करता है कि वेल्ड बेड बनाने के लिए फिलर मेटल को बेस मेटल में कैसे जमा किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? मतलब मोड ऑफ ट्रांसफर, मेटल कैसे डिपोजिट होता है बेस मेटल से इलेक्ट्रोड या फिलर रॉड से, वो बच्चों उसको क्या कहते हैं? मेटल ट्रांजिट, मेटल ट्रांसपोर्ट, मेटल ट्रांसफर, या फिर आपका मेटल ट्रांजिशन। जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से। मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर टेक्निक इन मिग वेल्डिंग, ये बच्चों आपने पढ़ा होगा, तो यहां पर सीधे सीधे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेटल ट्रांजिट नहीं, मेटल ट्रांसपोर्ट नहीं, मेटल ट्रांजिशन नहीं बच्चों, मेटल ट्रांसफर टेक्निक होता है। क्या होता है आपका? वो होता है बच्चों आपका मेटल ट्रांसफर टेक्निक। तो सी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है बच्चों, राइट आंसर बच्चों के आ रहे हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सुटेबल सील्डिंग गैस फॉर मिग वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करने के लिए, और कौन सी वेल्डिंग? मिग वेल्डिंग बच्चों, कौन सी वेल्डिंग? मिग वेल्डिंग अगर हमें करनी है एल्यूमिनियम की, तो इनमें से कौन सी गैस सुटेबल है? इसके लिए बच्चों मैं आपको इसके लिए एक चार्ट आपको दिखा रहा हूं। एक चार्ट यहां पर देखिए बच्चों, ये चार्ट है गैसेस फॉर गैस सील्डेड आर्क वेल्डिंग। अलग अलग इसमें जो है वो मेटल्स हैं। माइल्ड स्टील के लिए सील्डिंग गैसेस कौन सी सुटेबल है? लो एलॉय स्टील के लिए कौन सी? स्टेनलेस स्टील के लिए कौन सी? एल्यूमिनियम के लिए कौन सी है? मैग्नीशियम के लिए कौन सी है? निकल के लिए कौन सी है? कॉपर के लिए कौन सी गैसेस है? टाइटेनियम के लिए कौन सी है? और क्या गैस के इफेक्ट होंगे? ये सारे के सारे यहां पर लिखे बच्चों। तो अगर एल्यूमिनियम की बात करें बच्चों, एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम में यहां पर क्या कह रहा है वो? कि आर्गन हम यूज कर सकते हैं, या फिर हीलियम और ऑर्गन का मिक्सचर यूज कर सकते हैं। तो बच्चों इससे क्लियर होगा कि हम यहां पर ऑर्गन एक यहां पर ऑप्शन है, ऑर्गन प्लस हीलियम भी अगर होता तो ये भी आपका राइट आंसर था, गलत नहीं है। लेकिन परसेंटेज आपका यहां पर दिया होता, अगर परसेंटेज हीलियम और 25% अगर आर्गन, तो सबसे बेस्ट जो एल्यूमिनियम के लिए होगा आपका वो कौन सा होगा? आर्गन। देखो इस तरीके की क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बच्चों। मिक्सचर ऑफ हीलियम आर्गन भी सही आंसर है,
मिक्सचर ऑफ हीलियम और आर्गन भी सही आंसर है, लेकिन 4 ऑप्शन है, 4 में से सुटेबल सबसे बेस्ट अगर हमें देखना है तो वो हमें यहां पर जो है वो देखना होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ऑर्गन जो है यहां पर वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमेशा बच्चों कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में 2 क्वेश्चन आंसर जो होते हैं एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनमें से भी बेस्ट आंसर अगर मुझे चूज करना है, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो ऐसे में जो है थोड़ा सा हमें देखना होता है कि कौन सा जो है सबसे ज्यादा जो है कॉमनली यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। और किसके जो है सबसे अच्छे रिजल्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, लो जी सेम क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्वेश्चन किसके लिए है आपका, माइल्ड स्टील के लिए है। विच सील्डिंग गैस इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ माइल्ड स्टील। लो बच्चों माइल्ड स्टील के लिए पूछ दिया उसने कि माइल्ड स्टील को अगर आर्क वेल्डिंग गैस मेटल आर्क वेल्डिंग मतलब GMAW मिग वेल्डिंग से अगर वेल्ड करना है तो कौन सी जो है वो सील्डिंग गैस सुटेबल होगी। तो बच्चों दोबारा हम उसी चार्ट पे चलते हैं और माइल्ड स्टील के लिए पूछ रहा है, तो माइल्ड स्टील के लिए सबसे पहले सामान्यतः हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है सामान्यतः यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ हम कार्बन और ऑक्सीजन का मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं, ऑर्गन और ऑक्सीजन का मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं, और ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर भी यूज करते हैं। लेकिन CO2 का यूज करके यहां पर हमें कुछ स्पेशल इलेक्ट्रोड जो है वो यूज करनी पड़े। फिटर की क्लास तो लो सर, फिटर टर्नर मशीन सब लो बेनिफिट होगा, बिल्कुल लेंगे बच्चों, बिल्कुल लेंगे, थोड़ा सा जल्दी लेंगे बच्चों। अभी कोर्स लॉन्च होगा, कोर्स लॉन्च होते ही बच्चों जैसे ही कोर्स हमारा लॉन्च होगा वैसे ही हम जो है फिटर के लिए भी क्लासेस जो है वो चालू कर देंगे। ठीक, तो उसमें आप टेंशन ना लीजिए। तो बच्चों एक चीज यहां पर क्लियर हो गया कि सामान्यतः माइल्ड स्टील के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम यूज करते हैं। क्लियर हो गया। और हाँ यहां पर जो स्पेटर होते हैं आपका कम होता है, लेकिन मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्योर फॉर्म में यूज करने के लिए इसको बच्चों डिटेल्स में अगर पढ़ना है तो हमारा कोर्स बच्चों जरूर लें आप, उसमें बहुत डिटेल से पढ़ाया गया है कि बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने पर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। मुझे इकोनॉमिक अगर कहूं मैं उसके बहुत अच्छा पड़ता है, बहुत सस्ती गैस ये पड़ती है, सामान्यतः हम यूज करते भी हैं, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। उसके जो बुरे इफेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड से सील्डिंग गैस यूज करने के उस दौरान जो स्पेटर ज्यादा वहां पर होते हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रोड में कुछ हम एलिमेंट जो है वो एक्स्ट्रा मिलाते हैं। वो क्या मिलाते हैं इसके लिए बच्चों आप जरूर एक बार जो है वो कोर्स में जो लेक्चर्स हैं वो जरूर देखें बच्चों। तो राइट आंसर यहां पर हो जाता है इन ऑप्शंस के हिसाब से बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहां पर वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस बेसिकली डिपेंड ऑन हीट और प्रेशर, हीट एंड प्रेशर। स्पॉट वेल्डिंग बोलूं बच्चों मैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो हीट और प्रेशर वहां पर दोनों यूज होगा। अब देखो हीट एंड प्रेशर कहां पर है दोनों में, जनरेशन ऑफ हीट एंड फॉर्जिंग प्रेशर, जनरेशन ऑफ हीट ओमिंग रेजिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्जिंग प्रेशर। नहीं बच्चों, हीट एंड प्रेशर यहां पर दोनों क्योंकि बच्चों रेजिस्टेंस के कारण जो हीट होती है उसका यूज हम ज्वाइन करने के लिए करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं प्रेशर से दबा देते हैं तब जाके मेरी वेल्डिंग होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। फास्ट बच्चों कमेंट जरूर करें बच्चों, सभी लोग आंसर करें तभी आपका बेनिफिट है बच्चों, सभी लोग का आंसर करें। आप कैसा ही भी करें बच्चों, गलत करें सही करें वो बात की बात है, लेकिन आंसर जरूर कोशिश करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, इफ वेल्ड मेटल सॉलिडिफाइड बिफोर गैस इंटरप्टेड इन इट कैन एस्केप। मतलब बच्चों सपोज वेल्डिंग जब आप ज्वाइंट करते हो तो वेल्ड जोन के अंदर अगर गैस रह जाए, वो बाहर निकलने से पहले ही अगर वेल्ड मेटल जो है वो आपका सॉलिडिफाइड हो जाएगा, तो अंदर जो गैस है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, निकलेगी भी तो बहुत आराम से निकलेगी और वहां पर होल करेगी। अगर अंदर ही गैस रह जाती है, गैस का गोला अंदर रह जाता है तो उसको बोलते हैं ब्लो होल, और गैस का गोला आराम से बाहर निकलने की कोशिश करता है और बहुत बारीक होल सरफेस पे अगर बनाता है तो उसको बोलते हैं पोरोसिटी। तो देखना है ब्लो होल या पोरोसिटी में से यहाँ पर क्या दिया है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, पोरोसिटी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी फास्ट बच्चों।
फ्लक्स इन द फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड कंटेन डीऑक्सीडाइजर। फ्लक्स इन फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड कंटेन डीऑक्सीडाइजर, मतलब बच्चों फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड में, फ्लक्स में डीऑक्सीडाइजर होते हैं, बिल्कुल होते हैं साहब। जो फ्लक्स की कोटिंग होती है उसमें कुछ डीऑक्सीडाइजर होते हैं, काम ही आपका फ्लक्स का यही है। तो डीऑक्सीडाइज मतलब डीऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीजन अगर वहां पर होगा उसको डीऑक्सीडाइज करना है। तो देयर रिएक्शन इज टू रिएक्ट विद डैश 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 प्रेजेंट इन द वेल्ड एरिया। तो उसमें इनर्ट गैसेस के साथ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, बच्चों किसको डीऑक्सीडाइजर, अच्छा डीऑक्सीडाइजर है, अगर ऑक्सीजन है वहां तो उसको बाहर निकालना है, ठीक, उसको रिएक्शन करके बाहर निकालना है, तो वो किस कौन काम करे, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, आंसर जो होगा आपका वो कौन होगा, वो होगा आपका ऑक्सीजन। क्या होगा आपका ऑक्सीजन, क्या होगा ऑक्सीजन। तो flux is flux cold electrode contain dioxide, their reaction is react with oxygen present in the weld area and form harmless compound। क्लियर हो गया। नेक्स्ट राइट आंसर, नेक्स्ट आते हैं बच्चों, देयर आर 4 मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर। देयर आर 4 मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर। कौन कौन से मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर होते हैं बच्चों, ग्लोबुलर हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, स्प्रे हो सकता है, पल्स हो सकता है, ठीक, ये आपके मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर है, किसमें, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में। अब कौन सा मेटल ट्रांसफर कितने वोल्टेज पे कितने करंट पर होता है, इसको डिटेल्स में जानने के बच्चों आप जरूर लेक्चर जरूर देखें, लेक्चर जरूर देखें बच्चों। तो बच्चों सारे के सारे यहां पर क्या है, मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर है, चाहे ग्लोबुलर की बात करूं, शॉर्ट सर्किट की बोलूं या स्प्रे बोलूं या फिर पल्स स्प्रे बोलूं। क्लियर हो गया। शॉर्ट सर्किट को डिप भी कहते हैं, इसको डिप ट्रांसफर भी कहते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाता है लेकिन इसी कैटेगरी का है आपका शॉर्ट सर्किट का डिप ट्रांसफर। ठीक, इसमें से पूछ रहा है बच्चों कौन सा कम से कम वांछनीय माना जाता है, सबसे कम जो है वो कंसीडर किया जाता है, सबसे कम जो है यूज किया जाता है। बच्चों बताइए कौन सा सबसे ज्यादा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए राइट आंसर, जल्दी से बताइए बच्चों इसका, जल्दी से बताइए। ग्लोबुलर, शॉर्ट सर्किट, स्प्रे या फिर पर्ल स्प्रे, जल्दी से बताइए, राइट आंसर दीजिए बच्चों जल्दी से। राइट आंसर जल्दी से बच्चों, जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर होगा बच्चों, राइट आंसर क्या होगा आपका, ग्लोबुलर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर बच्चों स्पैटरिंग की प्रॉब्लम होती है, स्पैटर जो है वो ज्यादा बनते हैं, ज्यादा आपके बनते हैं किसमें, आपके ग्लोबुलर में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करूं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग यूजेज इलेक्ट्रोड। सीम वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग की एक वेल्डिंग है आपकी सीम वेल्डिंग, वहां पर जो इलेक्ट्रोड होती है किस फॉर्म में होता है आपका, व्हील के फॉर्म में होती है, व्हील के फॉर्म में होती है। तो व्हील के फॉर्म में यहां पर क्या दे रहा है, पॉइंटेड नहीं बच्चों, ये भी नहीं होगा, डिस्क, हाँ ये डिस्क हो सकता है, डोम नहीं, फ्लैट नहीं। तो इलेक्ट्रोड जो होती है आपकी वो किस फॉर्म में होती है, आपकी डिस्क के फॉर्म में, डिस्क या फिर आपकी व्हील के फॉर्म में आपकी होती है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज क्रिएटेड बाय ब्लैक स्मिथ फायर। ब्लैक स्मिथ, लोहार जो आपका भट्टी होती है उसकी जो हीट होती है उसका यूज किया जाता है वेल्डिंग करने के। कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस इनमें से ऐसी है जो लोहार की जो हीट होती है उसको यूज किया करता है वेल्डिंग करने के लिए। फॉर्ज वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, पोजीशन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग। बच्चों सिंपल, सबसे पहले ही जो है उसने राइट आंसर दे दिया है, कौन सा आपका, फॉर्ज वेल्डिंग, भट्टी की जो हीट। एमसीक्यू का, फिटर का एमसीक्यू क्लास स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल बच्चों मैंने कहा जल्दी से बच्चों, जल्दी से लेके आएंगे, तो राइट आंसर बच्चों आ रहा है, राइट आंसर आ गया बच्चों, बिल्कुल फॉर्ज वेल्डिंग, बिल्कुल फॉर्ज वेल्डिंग। क्लियर हो गया, बिल्कुल फॉर्ज वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इज इट नेसेसरी टू अप्लाई प्रेशर इन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। Is it necessary to apply pressure in submerged arc welding? क्या सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में दबाव डालना आवश्यक है? सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में प्रेशर का यूज होता है या नहीं होता है, जल्दी से बताइए बच्चों राइट आंसर। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में SAW जो आपकी वेल्डिंग होती है, क्या इसमें प्रेशर का यूज किया जाता है? क्या यूज किया जाता है? नहीं बच्चों, यहां पर प्रेशर का यूज नहीं किया जाता। बिल्कुल सही अल्केश फुंडे, बिल्कुल सही राइट आंसर बच्चों, बिल्कुल नहीं किया जाता है, नो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस रिक्वायर द यूज ऑफ फ्लक्स, इनमें से कौन सी ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस है जहां पर फ्लक्स का यूज करना बेहद जरूरी है, या फिर फ्लक्स जो है यूज करते हैं हम वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, सॉ वेल्डिंग या फिर मैग वेल्डिंग। ठीक है बच्चों, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मिग आपकी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, SAW सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, और आपका मैग है मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। ठीक, तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर, बहुत अच्छा बच्चों। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग जो है इसमें फ्लक्स का यूज करना जरूरी है। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट, What is an inert gas as used in MIG welding? Inert gas क्या होती है जो आपकी MIG welding में यूज करते हैं? क्या होती है बच्चों, क्या होती है? जल्दी से बताइए, राइट आंसर जल्दी से बताइए। इनर्ट गैस क्या होती है? जल्दी से राइट आंसर बताइए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर बताइए। A gas that cools the weld zone to prevent cracking, a gas that prevent porosity by burning a hot neutral flame, a gas that does not chemically react with other element to help produce quality weld, a gas that heat up the weld zone to create better quality weld। जल्दी से बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाइए। रोकने के लिए वेल्ड जोन को ठंडा करती है, जो गर्म तटस्थ लौ को जलाकर सरंदा को रोकती है। एक गैस जो गुणवत्ता वाले वेल्ड बनाने में मदद के लिए अन्य तत्वों के साथ रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करती है, नहीं करती, नोवल गैस है, इनर्ट गैस है, ये रिएक्शन नहीं करती है। तो सी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द फ्लक्स यूज इन इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। लो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द फ्लक्स यूज इन इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग हैज लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मीडियम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या नो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जल्दी से बच्चों राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। जो फ्लक्स इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में यूज होता है, और इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में बच्चों जो ज्वाइंट बनता है स्पीड बहुत स्लो होती है, क्योंकि थिक सीट, बहुत थिक जो सेक्शन है उनको वेल्ड करने के लिए सामान्यतः यूज करते हैं। और पोजीशन की जो वेल्डिंग होती है वो कैसी होती है आपकी? वर्टिकल पोजीशन। तो यहां पर जो फ्लक्स यूज करते हैं ना, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, और इसी रेजिस्टेंस की हीट से जो है वो फिलर जो रॉड होती है वो आपकी गलती है। वो इसी केवल आपका जो रॉड है, जो आपका इलेक्ट्रोड है, जो फिलर रॉड की फॉर्म में है, वो केवल शुरुआत में ही आर्क जनरेट करेगी, केवल शुरुआत में। जब आर्क जनरेट करेगी, उसकी आर्क से जो है वो आपका जो फ्लक्स है वो जलना होगा। उसके बाद आपका जो आपका फ्लक्स है उसके रेजिस्टेंस से जो हीट होगी, उससे जो है आपका फर्दर जो है वो वेल्डिंग प्रक्रिया आपकी होगी। तो राइट आंसर जो यहां पर हो जाएगा वो हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बच्चों, Which one of the following is not the characteristic of electro slag welding? इनमें से इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग की कौन सी जो है वो विशेषता नहीं है? It result in coarse grain structure of weld. It result in low toughness of the weld. It is done in vertical position. It is welding speed is slow. तो कौन सी बच्चों इसमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? जल्दी से बताइए बच्चों, कौन सी इसमें से जो है वो इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग? सारे मेरे को तो वेल्डिंग स्पीड स्लो, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी कहा कि वेल्डिंग स्पीड जो है वो स्लो होती है। अगर बात कहूं बच्चों, या फिर मैं अभी जो बात कर रहे थे हम कि आपका जो वर्टिकल जो वेल्डिंग होती है वो किस वो में होती है? आपकी वर्टिकल पोजीशन में आपकी जो है वो वेल्ड होती है। तो बच्चों इनमें से कौन सा जो है वो राइट आंसर होगा? निम्नलिखित में से कौन सी एक वेल्डिंग इसकी विशेषता नहीं है? इट रिजल्ट इन कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द वेल्ड, यह वेल्ड की कम क्रूरता का परिणाम है। इट इज डन इन वर्टिकल पोजीशन। जल्दी से बताइए बच्चों राइट आंसर। It is done in vertical position. Its welding speed is slow. It result in toughness, low toughness of the weld.
पिन्यूटिक एंड हाइड्रोलिक का क्लास लीजिए, पिन्यूटिक एंड हाइड्रोलिक का क्लास लीजिए, लेंगे बच्चों इसका क्लास जो है, लेंगे इसका क्लास भी लेंगे। बच्चों इसका स्ट्रक्चर जो है वो तो कोर्स बनेगा, ए तो नहीं होगा, ए आपका नहीं होगा, ए नहीं होगा, ठीक। इसके अलावा लो टफनेस ऑफ द वेल्ड, बहुत मोटा जो है हम बोल्ड वहां पर करने हैं। इट इज डन इन वर्टिकल पोजीशन, इट्स वेल्डिंग स्पीड इज स्लो। तो इन चारों में से अगर बात करें बच्चों तो वेल्डिंग स्पीड तो इसमें बहुत फास्ट नहीं होती है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा बच्चों, इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा, इस क्वेश्चन को शायद ऐसा भी पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसका जो है, क्योंकि ये भी आपका ये सही है, स्ट्रक्चर जो है वो कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर जो है आपका बनता है। इट रिजल्ट इन द लो टफनेस ऑफ द वेल्ड, ठीक। इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, आपका हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो इट इज डन इन वर्टिकल पोजीशन, ये भी आपका सही है, ये भी इसका करेक्टरिस्टिक है। अब इट्स वेल्डिंग स्पीड स्लो, चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है। थोड़ा सा इसको देखेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा देखेंगे अभी इतना जल्दी, क्योंकि वेल्डिंग स्पीड जो है बहुत फास्ट जो है इसमें नहीं होती है। हाँ, एक चीज है बच्चों कि अगर आपको वेल्डिंग की स्पीड अगर बढ़ानी है तो नंबर ऑफ कंज्यूमेबल वायर जो उसमें डलती है उसको बढ़ा देते हैं, तो उससे जो है वो वेल्डिंग स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। तो ये जो है आपका हो सकता है, लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें जो कंज्यूमेबल वायर, नंबर ऑफ कंज्यूमेबल वायर है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो इसको देखेंगे बच्चों अभी, इसको देखेंगे, इसको आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है बच्चों, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग विल हैव अ टेम्परेचर। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का टेम्परेचर जो है बच्चों वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ऑप्शंस देख के मैं ये बता सकता हूँ, ये तो बच्चों ऑक्सीडाइज्ड फ्लेम का होता है, 1600 आपका होगा नहीं, 2400 आपका होगा नहीं, ये तो कम है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि आपका, अगर आपको नहीं भी पता है ना बच्चों, ऑप्शन से आप बता सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप ऑप्शन से बता सकते हैं, क्योंकि 3200 डिग्री सेल्सियस के आसपास ऑक्सीडाइज्ड फ्लेम का होता है, 2400 आपके और कम हो गया टेम्परेचर, 1600 तो बहुत ही कम हो गया। लेकिन एटॉमिक हाइड्रोजन का टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, तो 6100 डिग्री सेल्सियस हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर आपको पता भी नहीं तो ऑप्शन से आप देख सकते हैं। विच स्टेटमेंट अप्लाई टू थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो, ऐसे क्वेश्चन जो अगर आ जाते हैं बच्चों तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो बड़ी प्रॉब्लम करते हैं स्टेटमेंट वाले। इट इज हैजार्डस ड्यू टू हाई टेम्परेचर। Once this process is initiated, it cannot be smoothened. This process can consider to be a portable foundry. All of these, बच्चों जल्दी से बच्चों राइट आंसर इसका बताइए। All of these, अल्केश फुड्डे कह रहे हैं all of these, कि सभी इसके जो है वो राइट आंसर होंगे। All of these, all of these, हजार बिल्कुल हाई टेम्परेचर तो साहब इसमें होता है, होगा। Once this process is initiated, it cannot be smoothened. एक बार शुरू हो जाने के बाद इसको सुचारू नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है बच्चों, एक बार आपने हो गया तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया जा सकता है। चेंज आपका तभी होगा जब आपका उसका जो मोल्ड है वो आप तोड़ दोगे। तो जैसा आपने मोल्ड बनाया है, जैसा आपने डाल दिया है, वैसा आपका ज्वाइंट बन जाएगा। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा दिस प्रोसेस कैन कंसिडर टू बी पोर्टेबल फाउंड्री। बिल्कुल साहब, पोर्टेबल फाउंड्री, ये प्रोसेस जो है वो कास्टिंग की है, और कास्टिंग क्या होती है आपकी, फाउंड्री प्रोसेस होती है। तो बिल्कुल पोर्टेबल फाउंड्री मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पोर्टेबल, तो बिल्कुल ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, when two wire of different metal are twisted together and heat applied to the junction, an EMF is produced, electromagnetic force is produced. This effect is used in a thermocouple to measure EMF, टेम्परेचर, एक्सपेंशन, हीट। बच्चों ये तो आपने पढ़ा ही होगा बच्चों। थर्मोकपल, अगर यहाँ पर थर्मोकपल लिखा हुआ है तो यहीं से बच्चों आप पता लगा देंगे कि किस काम आएगा आपका टेम्परेचर, किस काम आएगा आपका टेम्परेचर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट ऑफ द मेटल। अगर कार्बन कंटेंट आप मेटल में इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, इंक्रीज हार्डनेस रेजिस्टेंस, इंप्रूव डक्टिविटी एंड टफनेस, रिड्यूस वेल्डेबिलिटी, बोथ ए एंड सी। जल्दी से बताओ बच्चों राइट आंसर, राइट आंसर जल्दी से बताइए, राइट आंसर जल्दी से, राइट आंसर बताइए, जल्दी से राइट आंसर बताइए। इंक्रीज
इन कार्बन कंटेंट, इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट जब हम बढ़ाते हैं बच्चों तो क्या होता है, हार्डनेस तो बढ़ती है, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इंप्रूव नहीं, डक्टिबिलिटी तो नहीं बढ़ती है। रिड्यूस वेल्डेबिलिटी, बिल्कुल सही बच्चों, जैसे जैसे कार्बन कंटेंट आपके स्टील में बढ़ता है आपके वेल्डेबिलिटी जो है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो बच्चों ए तो सही है, ए भी आपका सही है, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ए सही है, ए सही है, और सी भी मुझे सही लग रहा, सी मुझे सही क्या लग रहा है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। क्लियर हो गया। What does the term ripple refer to as regarded welded joint? Rippled क्या होता है बच्चों, shape of weld width, depression in base metal, depth of fusion in metal, distance from electrode to metal। जल्दी से बताइए बच्चों, रिपल, RIPPLE, वेल्डिंग में टर्म अगर यूज की जा रही है रिपल, तो इसका मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए बच्चों। What does the term ripple, 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 शेप ऑफ वेल्ड विड का आकार, डिप्रेशन इन वेस्ट बेड में, डेप्थ ऑफ फ्यूजन नहीं, डेप्थ ऑफ फ्यूजन इन मेटल पेनिट्रेशन होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोड टू मेटल नहीं, ये भी नहीं होगा आपका। तो शेप ऑफ वेल्ड, शेप ऑफ वेल्ड ये क्या होगा बच्चों आपका, शेप ऑफ वेल्ड विड, उसको हम क्या बोलेंगे, रिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। हीटिंग ऑफ ज्वाइंट इमीडिएटली आफ्टर वेल्डिंग इज कॉल्ड, हीटिंग ऑफ ज्वाइंट इमीडिएटली आफ्टर वेल्डिंग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हीटिंग ऑफ ज्वाइंट इमीडिएटली आफ्टर वेल्डिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए, क्या हम बोलते हैं उसको। आफ्टर, आफ्टर बोल रहा है बच्चों, आफ्टर, आफ्टर अगर यहां पर लिखा है तो पोस्ट, और यहां कर कि अगर यहां पर प्री लिखा रहता है, बिफोर लिखा रहता है, अगर यहां पर बिफोर लिखा रहता है बच्चों तो क्या होता है, प्री हीटिंग। तो आफ्टर है तो पोस्ट, बिफोर होता तो प्री हीटिंग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनल मेटल बीइंग ज्वाइंड बाय वेल्डिंग इज कॉल्ड, मूल वेल्डिंग द्वारा जोड़ी जाने वाली धातु को कहा जाता है, रॉ मेटल, बीड मेटल, बेस मेटल, फिनिश मेटल। ये तो बच्चों बहुत आसान है, ये तो कोई भी आप कर दोगे। और जिन मेटल को, जिन धातुओं को बच्चों जोड़ा जाता है, ये पूछ रहा है जिन ये धातुओं को जोड़ा जा रहा है, इन धातुओं को क्या बोलते हैं, इनको तो बेस मेटल कहते हैं, कि भाई बेस मेटल को जोड़ना है, ठीक, तो इसी को तो हम बेस मेटल कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट आर सम शॉर्ट टर्म सिम्टम्स ऑफ आर्क आई, आ गया बच्चों आर्क आई, और आर्क आई क्या होता है, क्यों होता है, इसकी रेमेडीज क्या है, आर्क आई कैसे सही की जाती है, इसको सही से देखने के लिए बच्चों आप ITI कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट वीडियो में जाएं, वहां पर बच्चों आपको आर्क आई के बारे में पता लग जाएगा कि आर्क आई क्यों होता है, कैसे होता है, और आर्क आई से बचने के लिए अगर आर्क आई लग जाती है आपको तो कितने घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है, और इसकी रेमेडी क्या है, अगर आर्क आई आपके लग जाए तो इसके घरेलू उपचार क्या है, आप घर में ही अपना इसकी दवा बना सकते हैं। तो बच्चों आर्क आई क्या है, व्हाट आर द सम शॉर्ट सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स है बच्चों आर्क आई के, जल्दी से बताइए क्या सिम्टम्स है आर्क आई के। ड्राई आईबॉल, सूखी आंखें, एक्सट्रीम आई पेन, हेडेक, नोशिया, इसके अलावा इन्फेक्शन, एक्सेसिव विंकलिंग, ब्लाइंडनेस, क्या है बच्चों, क्या है इसके सिम्टम्स, आई पेन होता है साहब, हेडेक भी होता है, और इरिटेशन टाइप की आपकी इसमें होती है, तो बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, आर्क आई क्या होता है, आर्क आई क्या होता है, आंख, जब आप वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रिक आर्क को नग्न आंखों से, बिना आप गॉगल्स, जो डार्क गॉगल्स होते हैं उसको यूज किया, बिना सेफ्टी प्रिकॉशंस के अगर आप वेल्डिंग कर रहे हो तो बच्चों क्या हो जाएगा, आपकी जो आंख में होती है वो क्या हो जाती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसको आप कहते हैं आर्क आई या फ्लैश आई।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस यूजिंग अ नॉन कंज्यूमेबल सिलिंड्रिकल टूल इज कॉल्ड। अ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस यूजिंग अ नॉन कंज्यूमेबल सिलिंड्रिकल टूल, इसको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। A solid state welding process using a non-consumable cylindrical tool is called resistance welding, friction stir welding, कार्बन आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। क्या कहेंगे बच्चों, जल्दी से बताइए। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, सिलिंड्रिकल टूल। बच्चों ये कौन सी वेल्डिंग होती है आपकी? कार्बन आर्क वेल्डिंग। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, क्रैकिंग इन वेल्ड मेटल कैन अकर। क्रैकिंग इन वेल्ड मेटल, क्रैक जो है वेल्ड मेटल कब हो सकता है आपका? ड्यूरिंग वेल्डिंग, आफ्टर द वेल्ड मेटल, आफ्टर द वेल्ड मेटल हैज कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, या ड्यूरिंग द वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, या ऑल ऑफ दीज। जल्दी से बताइए बच्चों, राइट आंसर जल्दी से बताइए। ड्यूरिंग वेल्डिंग, आफ्टर वेल्ड मेटल हैज कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, ड्यूरिंग द वेल्ड। क्रैकिंग आपका ड्यूरिंग वेल्डिंग भी हो सकती है, आफ्टर वेल्ड मेटल है कूल टू रूम टेम्परेचर उसमें भी हो सकती है, या फिर हीट ट्रीटमेंट जब आप कर रहे हैं तो उस दौरान भी आपकी हो सकती है। तो आपकी वेल्ड कभी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नीड फॉर प्री एंड पोस्ट हीटिंग कार्बन स्टील मे बी इंडिकेटेड बाय फेराइट नंबर, कार्बन इक्विवेलेंट, मार्टेंसाइन कंटेंट, ऑस्टेनाइट कंटेंट। जल्दी से बताइए बच्चों राइट आंसर इसका। द नीड फॉर प्री, भाई स्टील में स्टील को प्री हीटिंग या पोस्ट हीटिंग की जरूरत है या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन डिसाइड करेगा? फेराइट नंबर, कार्बन इक्विवेलेंट, मार्टेंसाइट कंटेंट, ऑस्टेनाइट कंटेंट। कार्बन, कार्बन बच्चों, कार्बन की परसेंटेज उसमें क्या है, कार्बन कंटेंट उसमें कितना है, ये डिसाइड करेगा कि भाई आपको उसको प्री हीटिंग पोस्ट हीटिंग की जरूरत है या नहीं है। लो कार्बन स्टील को नहीं होगी, मीडियम कार्बन स्टील को थोड़ा बहुत होगी, हाई कार्बन स्टील को प्री हीटिंग पोस्ट हीटिंग दोनों की आपकी जरूरत पड़ सकती है। क्लियर हो गया? तो ये डिसाइड कौन कर रहा है? कार्बन कंटेंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट मेथड यूज टू टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ स्पॉट वेल्डर। ले बच्चों, स्पॉट वेल्ड की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम यहां पर कौन सा टेस्ट करेंगे? जल्दी से बताइए बच्चों। जल्दी बताइए। द टेस्ट मेथड यूज्ड टू टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ स्पॉट वेल्डेड जॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा करेंगे? इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं बच्चों, और स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग। पिलो टेस्ट क्या होता है? स्पॉट वेल्डिंग के वेल्ड को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, सीम वेल्ड को चेक करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? इसको डिटेल्स में जानने के बच्चों ITI कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट वीडियो में जरूर जाएं बच्चों, या फिर हमारा जो लेक्चर्स हैं उसको जरूर देखें। ठीक, तो उसके लिए हमेशा कौन सा यूज होता है बच्चों आपका? वो होता है आपका सीयर टेस्ट। कौन सा होता है आपका? सीयर टेस्ट, सीयर टेस्ट। क्लियर हो गया? इसमें से कौन सा होगा आपका? यहां पर आप यूज करेंगे, इनमें से कौन सा यूज करेंगे? आपका सीयर टेस्ट यहां पर यूज करेंगे। क्लियर हो गया? बैंड टेस्ट भी यहां ऑप्शंस दिया है, बैंड टेस्ट भी ऑप्शन दिया है। ठीक, तो अगर स्ट्रेंथ की अगर बात करें, बैंड टेस्ट में आप जो चेक करेंगे वो आपका जो नगेट है, नगेट कैसा बना है आप ये यहां पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन वेल्डिंग प्रोसेस रिमूवल ऑफ वेल्ड मेटल एंड बेस मेटल फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ वेल्डेड जॉइंट टू एंश्योर कंप्लीट पेनिट्रेशन अपॉन वेल्डिंग फ्रॉम दैट साइड इज कॉल्ड। वेल्डिंग प्रक्रिया में वेल्ड किए गए जोड़ के विपरीत दिशा से वेल्ड मेटल और बेस मेटल को हटाने को उस तरह से वेल्डिंग को पूर्ण पेनिट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है। डी वेल्डिंग, वेवलिंग, बैक गॉजिंग, ज्वाइंट प्रिपरेशन। क्या कहा जाता है बच्चों? जल्दी से बताइए क्या कहा जाता है?
वेल्डिंग प्रक्रिया में वेल्ड किए गए जोड़ के विपरीत दिशा से वेल्ड मेटल, विपरीत दिशा से वेल्ड मेटल और बेस मेटल को हटाने, विपरीत दिशा और वेल्ड मेटल और बेस मेटल को हटाने को, विपरीत दिशा से तो बैक, और हटाना है जो मगर मेल्टिंग तो उसको क्या बोलूंगा, गॉजिंग। ये हमने बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, इसको क्या कहेंगे, गॉजिंग। थोड़ा सा यहां पर आपको देखना है, विपरीत दिशा में बैक साइड वेल्ड मेटल और बेस मेटल को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गॉजिंग। नेक्स्ट, इन वेल्डेड ज्वाइंट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द वेल्ड फेस, रूट ये रूट है, ये सपोज वेल्ड है, इसके वेल्ड फेस तक इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रूट से और थ्रॉट कहते हैं बच्चों। तो जहां पर थ्रॉट होगा उसको राइट इफेक्टिव थ्रॉट, थियोरेटिकल इफेक्टिव थ्रॉट। ठीक, इसको डिटेल्स में जानना बच्चों तो ITI कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट वीडियोस वहां पर चेक करें बच्चों, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी आपको वहां पर मिल जाएगी। लेग क्या होता है, टो क्या होता है, इसके अलावा वेल्ड साइज किसे कहते हैं, इसके अलावा आपका थर्ड थ्रॉट जो होता है वो क्या होता है, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको वहां पर सारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ द बेस मेटल दैट हैज नॉट बीन मेल्टेड बट हुज माइक्रोस्ट्रक्चर हैज बीन अल्टर्ड बाय हीट ऑफ वेल्डिंग इज कॉल्ड, आधार धातु का वह भाग जिसे पिघलाया नहीं जाता है लेकिन जिसकी सूक्ष्म संरचना को वेल्डिंग गर्मी के बदल दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, फ्यूजन जोन, हीट इफेक्ट जोन, डेड जोन, ट्विलिंग जोन, क्या कहते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए। अब ये देखिए बच्चों, ठीक, ये दो हमने वेल्ड करना था, ठीक, तो हीट के कारण हमने क्या कर दिया, ये आपका वेल्ड हो गया, ये पार्ट यहां पर आपका क्या हो गया, ये वेल्ड हो गया, ये वेल्ड हो गया, लेकिन इस वेल्ड की हीट जो है कहीं यहां तक जाएगी, यहां तक जाएगी, ये तो क्या है आपका वेल्ड जोन है। ठीक, और जहां तक वेल्ड की हीट ने, जहां तक इस वेल्ड की हीट ने इसके माइक्रोस्ट्रक्चर में चेंज किया, इसी को तो हम HAZ कहते हैं, इसी को तो हम क्या कहते हैं, HAZ, मतलब हीट अफेक्टेड जोन, इसी को कहते हैं हम हीट अफेक्टेड जोन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, in the band test when a face of the specimen is in tension and the root is in compression, face of the specimen is in tension and the root is in compression, the test is called root band test, side band test, face band test, longitudinal। क्या कहते हैं बच्चों इसके हम, in a band test when the face of a specimen is in tension and the root is in compression, उस टेस्ट को क्या कहते हैं, रूट बैंड टेस्ट, या जो पार्ट आपका टेंशन में रहेगा, ठीक, उसी के नाम से ये बैंड टेस्ट आपका होगा। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, आपका फेस बैंड टेस्ट। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, slag inclusion may be present in manual metal arc welding, metal inert gas welding, metal active, all of these। slag inclusion कहां पर हो सकता है, slag inclusion आपका कहां पर हो सकता है, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग जो आप हाथ से वेल्डिंग करते हैं, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक, ये बच्चों थोड़ा सा एडवांस वेल्डिंग है, ऑटोमेटिक भी हो सकती है, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, ऑल ऑफ दीज। तो ज्यादा चांस जो है स्लैग इंक्लूजन के आपके हैंड मैनुअली जहां पर काम हो रहा है वहां पर आपके ज्यादा चांस जो है वो आपका बनता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल पर्पज ऑफ वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट इज, वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है एक, ठीक, वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है एक, WQT वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है, ठीक। इसका मेन जो है वो पर्पस क्या है, टेस्ट द स्किल ऑफ द वेल्डर, access the weldability of material, decide which NDT method to use, give the welder practice before doing producing weld। क्या होगा बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ठीक। वेल्डर
क्वालिफिकेशन टेस्ट, उसके स्किल्स का टेस्ट, वेल्डर कितना कारगर है अपने काम में, कितना जो है वो काम जो है निपुण है, तो उसी को हम क्या करते हैं, वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट। तो टेस्ट द स्किल ऑफ वेल्डर, उसके लिए टेस्ट किया जाता है। क्लियर हो गया? विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ फैब्रिकेटेड आइटम ऑफ हाई क्वालिटी एप्लीकेशन शुड कवर इंस्पेक्शन एक्टिविटी। उच्च गुणवत्ता वाले अनुप्रयोग में गड़े हुए आइटम के दृश्य निरीक्षण में निरीक्षण गतिविधियां शामिल होती है। बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर वेल्डिंग, बिफोर वेल्डिंग, आफ्टर वेल्डिंग, ड्यूरिंग, आफ्टर वेल्डिंग ऑल। क्या होगा बच्चों? विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ फैब्रिकेटेड आइटम ऑफ हाई क्वालिटी एप्लीकेशन शुड कवर इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन में हम जो टेस्ट होते हैं वो कब करते हैं? सामान्य तौर में अगर मैं बोलूं, विजुअल इंस्पेक्शन में हम जो वेल्डिंग में फैब्रिकेटेड आइटम जो आपके होते हैं, जैसे ज्वाइंट, जहां पर आपने वेल्डिंग ज्वाइंट आपने बनाया है, उसमें जो हम टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग कौन सी? विजुअल इंस्पेक्शन से। वो कैसे करते हैं? बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर वेल्डिंग, बिफोर वेल्डिंग ओनली, आफ्टर वेल्डिंग ओनली, ड्यूरिंग एंड आफ्टर वेल्डिंग। बच्चों ये तीनों प्रोसेस में हम करेंगे, पहले, उसके बाद उस दौरान जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं उस दौरान भी हमें विजुअली दिखेगा, या फिर आफ्टर वेल्डिंग। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which mechanical test can be used to measure the toughness of weld metal? टफनेस ऑफ वेल्ड मेटल को मेजर करने के लिए, एंड हीट अफेक्टेड जोन एंड पेरेंट मेटल। टफनेस ऑफ द वेल्ड मेटल, हीट अफेक्टेड जोन एंड पेरेंट। लो बजाओ, आ गया। कौन सा टेस्ट इनमें से हम करेंगे कि वेल्ड मेटल की टफनेस को ज्ञात करने के लिए? माइक्रो एग्जामिनेशन, निक ब्रेक टेस्ट। और निक ब्रेक टेस्ट जो है वो कौन सा है आपका? ये कौन सा है आपका? सिंपल जो है आप वर्कशॉप में भी आप इसको कर सकते हैं। हार्डनेस टेस्ट या फिर 4P टेस्ट। 4P ये टेस्ट क्या है बच्चों? ये इम्पैक्ट टेस्ट होता है। इम्पैक्ट टेस्ट, यही टेस्ट होता है, वो टफनेस को ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। इम्पैक्ट टेस्ट दो टाइप के होते हैं आपके, एक होता है आपका 4P और एक होता है आई जोड़। दोनों में अंतर क्या होता है आपका? दोनों के स्पेसिमेन में जो स्पेसिमेन बनते हैं वो आपके अलग अलग बनते हैं। क्लियर हो गया? A unit of power is expressed in लो जी, यूनिट ऑफ पावर भी पूछ ली बच्चों। अब बताओ यूनिट ऑफ पावर तो बताओ, अब यूनिट ऑफ पावर तो बता दो बच्चों। ठीक, वाट, पावर की यूनिट क्या होती है आपकी? वाट। Which one of the following is a non-destructive testing? इनमें से कौन सी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है? टेस्टिंग बच्चों दो टाइप की होती है, एक डिस्ट्रक्टिव, जब वेल्ड का जो वेल्डिंग हम कर लेते हैं उसकी अगर टेस्टिंग करनी है वेल्डिंग ज्वाइंट की, तो दो तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं। एक कहते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, एक कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में जो आपका स्पेसिमेन है जिसको आपने टेस्ट करना है वो खराब नहीं होता, वो टूटता नहीं है, उस पर हम उसको हम जैसे है, जैसे पहले है, टेस्ट करने के बाद वो स्पेसिमेन जो है आपका वैसा ही रहता है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो होता है उसमें हो सकता है आपको तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, तो आपका जो स्पेसिमेन होता है वो खराब हो जाता है। तो बच्चों इम्पैक्ट टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, निक ब्रेक टेस्ट या मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है? इम्पैक्ट टेस्ट में तो टूटेगा, टेंसाइल टेस्ट में भी टूटेगा, निक ब्रेक टेस्ट में भी टूटेगा। तो मैग्नेटिक पार्टिकल जो टेस्ट होता है इन टेस्ट में, और किस कारण होता है बच्चों? ये क्रैक जो आपके होते हैं ना उसको एग्जामिन करने के लिए ये यूज किया जाता है। तो ये जो है आपका NDT है, ये कौन सा है आपका? NDT मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इसने पूछ दिया है, तो कौन सा होगा? सिंगल पास वेल्डिंग ऑफ थिक ज्वाइंट, लो डिस्टॉर्शन, नैरो हीट अफेक्टेड जोन। क्या होगा बच्चों? जल्दी से बताइए क्या होगा? ठीक, सभी होंगे बच्चों। लो डिस्टॉर्शन होता है इसमें, नैरो हीट अफेक्टेड जोन होता है, सिंगल पास वेल्डिंग ऑफ थिक ज्वाइंट, एक सिंगल पास में जो है वो वेल्डिंग हो जाती है। क्लियर हो गया? आगे नेक्स्ट, यूजिंग ऑयल और ग्रीस ऑन अ ऑक्सीजन रेगुलेटर इज लाइकली टू कॉज ग्रीस टू बर्न, कॉज द रेगुलेटर टू बर्न, कॉज द सिलेंडर टू एक्सप्लोड, ऑल ऑफ दीज। बच्चों जो आपके ऑक्सीजन रेगुलेटर होते हैं उसमें ऑयल या ग्रीस जो है वो नहीं लगानी चाहिए। क्यों? जल्दी से बताइए। ग्रीस
कॉज ग्रीस टू बर्न, ग्रीस में आग पकड़ सकती है, कॉज रेगुलेटर टू बर्न, और ग्रीस में आग पकड़गी तो आपका रेगुलेटर जो है जल सकता है, कॉज द सिलेंडर टू एक्सप्लोड, और वहां पर आग लगी तो आपके सिलेंडर में एक्सप्लोड होता है, तो ये सभी जो है आपके हो सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल्डिंग प्रोसेसेस सबमर्ज आर्क वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रोस्लैग आर सिमिलर इन दैट। ये बोल रहा है कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग और इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग जो है वो किस चीज में जो है वो आपका सिमिलर है, क्यों, किस कारण जो है आपका किस एक पॉइंट पर जो है आपका वो सिमिलर है। बोथ आर वेल्डिंग प्रोसेस, बोथ आर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, बोथ यूजेज सील्डिंग बेस, बोथ यूजेज ग्रेनुलर फ्लक्स विच बिकम मोल्टन। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में भी ग्रेनुलर फ्लक्स यूज किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग जो है वहां पर भी आप क्या यूज करते हैं बच्चों, बोथ यूजेस सील्डिंग गैस। बच्चों सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में सील्डिंग गैस कहां यूज होती है, नहीं होती है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 41 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। इन द IG पोजिशन फॉर वेल्डिंग पाइप, वेल्डिंग पाइप के लिए IG पोजिशन में पाइप को होना चाहिए, ये 1G है, ये 1G पोजिशन ऑफ वेल्डिंग पाइप, द पाइप मस्ट बी क्या होना चाहिए बच्चों, रोटेटेड, एंगल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, क्या होना चाहिए, 1G है ये 1G पोजिशन, और ये 1G पोजिशन पाइप वेल्डिंग की बोल रहा है बच्चों, क्या होगा 1G पोजिशन जो होती है पाइप वेल्डिंग, उसमें क्या होती है, हमारी टॉर्च जो है वेल्डिंग टॉर्च एक जगह रहती है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड एक जगह रहती है, और पाइप क्या करता है, रोटेट करता है, पाइप रोटेट करता है, तो क्या हो जाएगा आपका पाइप कैसा होना चाहिए, घुमावदार, रोटेट करता होना चाहिए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कल यूज इन वेल्डिंग सिंबल मीन्स दैट, अगर एक किसी वेल्डिंग सिंबल में सर्कल है इसका मतलब क्या होगा, जल्दी से बताइए बच्चों। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन इन सेशन में बच्चों मजा आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सेशन जो है फ्रूटफुल है, तो बच्चों शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। ऐसे ही बच्चों नए क्वेश्चंस जो है आपको मिलते रहेंगे, इसका कोई आपसे चार्ज नहीं है बच्चों, ये फ्री सेवा है, ठीक। और ऐसे थोड़ा सा अगर ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन जो है पूरी ईमानदारी के साथ अगर कर दें, ईमानदारी के साथ बच्चों, तो कम से कम ये लगा लो एक दिन में, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर एक दिन में हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन में एवरेज आप 40 या 30 मान लिए, तो समझिए अगर 15 दिन में हम करते हैं तो कितने क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, कितने क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। और यही सीरीज अगर एक महीना चलती है तो बच्चों लगा लो एक दिन में अगर 50 हो रहे हैं तो 30 दिन में कितने होंगे आपके, लगा लो आप कितने होंगे, ठीक। तो इतना क्वेश्चंस अगर आपके पास बन रहा है बच्चों, इतना क्वेश्चंस अगर आपके पास बन रहा है, इतने नंबर 1500 क्वेश्चंस आपके बहुत होते हैं, ठीक। इतने क्वेश्चन भी अगर हमने प्रैक्टिस कर लिए तो बच्चों इससे ज्यादा प्रैक्टिस क्या हो गया बताइए, इससे ज्यादा आपको एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आने हैं, बार का जो एग्जाम होगा उसमें 50 क्वेश्चंस आने हैं, और 50 क्वेश्चन हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों, क्या बचा है फिर, क्या चाहिए, एक महीने बहुत जो होता है 50 क्वेश्चन बहुत होता है आपने, ठीक। तो बच्चों लाइक शेयर जरूर करें। द सर्कल क्या होगा बच्चों, टू बी वेल्ड अराउंड द जॉइंट, टू बी वेल्ड अराउंड द जॉइंट। नेक्स्ट, हाउ इज द थिकनेस ऑफ थिन मेटल सीट मेजर्ड, सीट मेटल सीट थिन मेटल सीट की जो थिकनेस है वो कैसे मेजर, माइक्रोमीटर, गेज, कैलिपर, ऑल ऑफ दीज, कैसे बच्चों कैसे मेजर हम करेंगे, जल्द से बताइए। बाय माइक्रोमीटर, बाय गेज, बाय कैलिपर, बाय ऑल ऑफ दीज, क्या यूज करते हैं हम, गेज, गेज बिल्कुल ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, गेज यूज करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ वेल्ड इज कॉल्ड, ग्राफिक डिस्क्रिप्शन,
ऑफ एनी टाइप ऑफ वेल्ड इज कॉल्ड टेल, रेफरेंस लाइन, वेल्ड सिंबल, एरो। किसी भी प्रकार के वेल्ड का ग्राफिक विवरण, ठीक, कहां पर क्या वेल्ड, कौन सा वेल्ड होना है, उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वेल्ड सिंबल, वेल्ड सिंबल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। A root band test is used to test the amount of weld. Root band test, root band test किसके लिए यूज किया जाता है, टेस्ट अमाउंट ऑफ वेल्ड। A root band test is used to bend test, रूट बैंड टेस्ट, रूट की तरफ से उसको मोड़ कर चेक किया जाता है। तो उससे हम क्या देखते हैं, इलोंगनेशन, हार्डनेस, पेनिट्रेशन, क्या देखते हैं बच्चों, डक्टिलिटी देखते हैं। क्या देखते हैं हम उसकी, डक्टिलिटी। क्या देखते हैं हम उसकी, डक्टिलिटी देखते हैं। डक्टिलिटी को हम चेक करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। व्हेन टेस्टिंग पार्ट विद मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, इट इज बेस्ट टू मैग्नेटाइज द पार्ट in two direction at right angle to each other, with AC when possible, with DC whenever possible, with the amperage of least 100 ampere। जल्दी से बताइए बच्चों। और ये वही बच्चा बता सकता है बच्चों जिसने मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग जो है वो पढ़ी है। इन टू डायरेक्शन एट राइट एंगल टू ईच अदर, इन टू डायरेक्शन एट राइट एंगल टू ईच अदर, इन टू डायरेक्शन एट राइट एंगल टू ईच अदर, दो दिशाओं में एक दूसरे के समकोण पर जो है ये क्या करा जाता है, आपका मैग्नेटाइज किया जाता है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन वेल्डिंग इज सुटेबल टू वेल्ड फ्रिक्शन वेल्डिंग रेक्टेंगुलर जॉब, स्क्वायर जॉब, सर्कुलर जॉब, इरेगुलर जॉब। बच्चों ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कहां फ्रिक्शन वेल्डिंग सामान्यतः या सुटेबल कहूं, ऐसा नहीं है कि ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट इनमें से किस पे मिलेंगे मुझे, रेक्टेंगुलर जॉब, स्क्वायर जॉब, सर्कुलर जॉब या इरेगुलर जॉब। बच्चों अगर स्क्वायर होगा तो जरूरी थोड़ा ना वो प्रॉपर स्क्वायर पे आकर जो है वो वेल्ड होगा, या रेक्टेंगुलर होगा जरूरी थोड़ा ना वो प्रॉपर रेक्टेंगुलर पे आकर, लेकिन स्क्वायर की डायरेक्शन, स्क्वायर जो है वो कहीं पर भी आके मिले, कहीं पर भी आकर रुके, कहीं पर भी आकर वेल्ड हो तो रहेगा तो आपका राउंड ही रहेगा। तो सर्कुलर जॉब जो है वो आपका इसके लिए बेस्ट होता है। क्लियर हो गया। इफ द नंबर ऑफ पासेस टू मेक अ वेल्डर ज्वाइंट, if the number of passes to make a welder joint is increase, how will it affect distortion? If the number of passes to make a welded joint is increase, how will it affect distortion? It increase बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पासेस होंगे उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा, उतनी ज्यादा हीट के कारण एक्सपेंशन होगा, और क्या होगा बच्चों, उतना ही ज्यादा मेरा क्या होगा, डिस्टॉर्शंस होगा। तो ये क्वेश्चन तो सीधे आपको जो है, ये सीधे आपको जो है वो बता देना है। ठीक, और आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन है, क्या होगा बच्चों राइट आंसर इसका, जल्दी से पढ़िए, मैं बोलूंगा भी नहीं, आप खुद ही पढ़िए, खुद ही आंसर दीजिए। One of the reason for avoiding the use of long arc during welding, one of the reason for avoiding the use of long arc during welding is that it increase open circuit voltage। नहीं बच्चों, it will give the lack of fusion of base metal, the joint will develop crack during weld। नहीं, crack से तो कोई मतलब नहीं, it consume more electrode। एक क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोड अगर बात करा तो क्या होगा, it will give lack of fusion of base metal। It increase open circuit voltage, one of the reason for avoiding the use of, हम avoid क्यों करते हैं to use the long arc during the weld,
अगर बच्चों ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज क्या होता है, इसको भी अगर आपको बच्चों डिटेल्स में अगर जानना है या फिर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अगर जानना है तो ये भी आप हमारी जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर ITI वीडियोज इन शॉर्ट वीडियो, ITI कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट वीडियोज में जाकर बच्चों वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और बराबर जो है आप हमारी वीडियोस को देखें बच्चों। इसी तरीके के वीडियो जो है बच्चों हमारे डेली लेके आएंगे, इसी तरीके के लेक्चर डेली लेके आएंगे।